सभी बच्चों को मेरा नमस्कार। बेटा आज हम न्यायपालिका चैप्टर को पढ़ेंगे। पिछली वीडियो में हमने सिर्फ ये देखा था कि न्यायपालिका चैप्टर में हम क्या क्या बातें जानेंगे। आज एक एक करके हम न्यायपालिका चैप्टर में आने वाली सारी बातों को देखते हैं। सबसे पहले हम न्यायपालिका की भूमिका के बारे में चर्चा करते हैं। इसके मुख्य 3 कार्य होते हैं न्यायपालिका के: विवादों का निपटारा, न्यायिक समीक्षा और कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। विवादों का निपटारा। ये विवाद 2 व्यक्तियों के बीच में हो सकते हैं, नागरिकों और राज्य सरकार के बीच में हो सकते हैं, या फिर 2 राज्य सरकारों के बीच में या 2 से अधिक राज्य सरकारों के बीच में भी हो सकते हैं, या केंद्र और राज्य सरकारों के बीच में भी हो सकते हैं। यहाँ पे हम राज्यों के बीच में जो विवाद है, जो कावेरी नदी का जो विवाद है वो कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु राज्यों के बीच में है, उसके जल के बंटवारे को लेकर, जो कि न्यायपालिका में वो राज्य लेकर गए हुए हैं। इन विभिन्न प्रकार के विवादों का निपटारा न्यायपालिका करती है। दूसरा है न्यायिक समीक्षा। न्यायिक समीक्षा बेटा इसके अंदर क्या है कि संविधान की व्याख्या का जो अधिकार है वो न्यायपालिका के ही पास है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा जो भी कानून पास किया गया है, पारित किया गया है, वो संविधान के आधारभूत ढांचे के विरुद्ध है, या कि जो संविधान का आधारभूत ढांचा है उसका उल्लंघन करता है, तो न्यायपालिका उस कानून को रद्द कर सकती है। इसी ही न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। एक तरह से हम यहाँ पे ये भी कह सकते हैं कि जो न्यायपालिका है वो न्यायिक समीक्षा के माध्यम से संविधान की रक्षा करती है। तीसरा है कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। इसके अंतर क्या है बेटा? अगर किसी देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके जो मौलिक अधिकार है उनका सरकार या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा हनन किया जा रहा है, उनको हानि पहुंचाई जा रही है, तो वो सीधे न्यायालय जा सकता है। और सिर्फ वो न्यायालय ही नहीं, वो सर्वोच्च न्यायालय भी इसके लिए जा सकता है। वैसे अगर कोई जो मुकदमा जाता है वो पहले जिला स्तर में जाता है निचली अदालत में, उसके बाद उच्च न्यायालय में जाता है और उसके बाद सर्वोच्च न्यायालय में जाता है। पर मौलिक अधिकारों का अगर हनन हो रहा है और उसका की शिकायत कोई व्यक्ति लेकर जाता है, कोई नागरिक जाता है इसकी शिकायत लेकर, तो वो सीधा सर्वोच्च न्यायालय में जा सकता है। इस तरह हम देखते हैं कि न्यायपालिका की भूमिका का महत्वपूर्ण है और एक देश के अच्छे ढंग से चलाने के लिए न्यायालय का होना बहुत ज़रूरी है। दूसरा है संतर्त न्यायपालिका। जो न्यायपालिका है उसका संतर्त होना भी बहुत ज़रूरी है। यहाँ पे मैं आपको एक एग्जाम्पल देके, एक उदाहरण देकर समझाती हूँ। मान लो कि आप एक गांव में रहते हो और एक ताकतवर नेता आपका जो घर है और खेत है उन पे कब्जा कर लेता है। आप इसकी शिकायत लेके न्यायालय में जाते हो और वहाँ पर जो जज होता है, जो न्यायाधीश होता है, उसका तबादला, ट्रांसफ़र और उसको पद से हटाने की जो शक्ति है वो उस नेता के पास है। तो ऐसी स्थिति में आप सोचो कि जो वो न्यायाधीश है, क्या वो एक जो न्यायाधीश है, जज है, क्या वो सही जजमेंट दे पाएगा, सही निर्णय ले पाएगा? वो नहीं ले पाएगा। उसके ऊपर कहीं ना कहीं इस बात का दबाव होगा कि कहीं मैं अगर उस नेता के खिलाफ फैसला देता हूँ तो वो मुझे हो सकता है पद से हटा दे या फिर मुझे मेरा ट्रांसफ़र कर दे, वहाँ से तबादला कर दे। लेकिन जो भारतीय संविधान है वो इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता है।
इसका मतलब है कि किसी भी नेता या किसी भी सरकार का जो न्यायपालिका होती है, जुडिशरी होती है, उस पर कोई भी दबाव नहीं होता है। हमारे संविधान में जो न्यायपालिका है उसको पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है, अर्थात उसके ऊपर किसी भी तरह का कोई दबाव नहीं होता है। भारतीय न्यायपालिका अपने जो भी फैसले लेती है वो भारतीय संविधान के अनुसार लेती है, ना कि किसी नेता या सरकार के अनुसार। तीसरा है कि भारत में जो न्यायालय की संरचना है वो कैसी है। भारत में जो न्यायालय की अदालतों की संरचना है वो हम इस डायग्राम की मदद से समझेंगे। हमारे देश में बेटा 3 अलग अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचली अदालत जो कि जिला स्तर पर होती है, और ये बहुत सारी अदालतें होती हैं, अर्थात ये एक ज़िले में एक अदालत होती है। और जो ज़्यादातर लोगों का जो भी वास्ता पड़ता है वो निचली अदालतों से ही पड़ता है, क्योंकि ज़्यादातर लोग जो भी मुकदमे शुरू होते हैं वो निचली अदालतों से शुरू होते हैं, और ज़्यादातर मुकदमों का जो फैसला है वो यही हो जाता है, और उच्च न्यायालय में इससे कम मुकदमे जाते हैं। उच्च न्यायालय राज्य स्तर पर होते हैं। ये एक राज्य का एक होता है, या कहीं कहीं पर 2 राज्यों का भी एक होता है, जैसे हरियाणा और पंजाब का एक उच्च न्यायालय है। जो उच्च न्यायालय है ये अपने राज्य का सबसे ऊंचा न्यायालय होता है। ऊंचा न्यायालय होता है मतलब यहाँ पे ये एक राज्य का सबसे ऊपरी अदालत होती है, वहीं से इसका नाम उच्च लिया गया है। तीसरा है सर्वोच्च न्यायालय। यह एक पूरे राष्ट्रीय स्तर पर, पूरे देश के स्तर पर होता है, और किसी भी देश का ये एक सर्वोच्च सबसे ऊपरी अदालत होती है। ये देश की सबसे बड़ी अदालत है, और जो भारत की सर्वोच्च न्यायालय है वो दिल्ली में है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों को मान्य होते हैं, मतलब जो आखिरी फैसला होता है, अंतिम फैसला होता है, वो सर्वोच्च न्यायालय का होता है। यहाँ पे मैं थोड़ा सा आपको और समझाती हूँ। अगर निचली अदालत में कोई व्यक्ति जाता है, निचली अदालत में जो व्यक्ति जाते हैं वहाँ पर जो केस चलता है, कुछ टाइम के लिए मुकदमा चलता है, वहाँ पे जो निर्णय आता है, अगर उससे दोनों पार्टी संतुष्ट है तो वो उच्च न्यायालय में नहीं जाते हैं। पर अगर वो संतुष्ट नहीं है तो उसमें से जो भी पार्टी इससे संतुष्ट नहीं है, इस फैसले से, वो उच्च न्यायालय में जाती है, और वहाँ पे जो फैसला होता है अगर उससे भी वो संतुष्ट नहीं है तो वहाँ पे सर्वोच्च न्यायालय में जाती है। और देखो यहाँ पे ये हो सकता है कि जो निचली अदालत में फैसला दिया गया हो, उच्च न्यायालय में उससे फैसला उलट कर आ सकता है। और सेम बात सर्वोच्च न्यायालय में भी होती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय को लगता है कि उच्च न्यायालय का फैसला जो सही नहीं था तो वो फैसले को बदल सकती है, पर ये सब होता है प्रमाणों के आधार पर ही। न्यायाधीश कोई अपनी इच्छा से ऐसा नहीं करता है, वो प्रमाणों को देखते हुए ही, सबूतों को देखते हुए ही फैसला करता है। और अगर उसको लगता है कि नहीं उच्च न्यायालय का फैसला सही है तो वो फैसले को ऐसे के ऐसे ही रखता है। ये जो नीचे से ऊपर तक मुकदमा जाता है इसको अपील व्यवस्था कही जाती है। जैसे निचली अदालत से जो फैसला आता है अगर उससे संतुष्ट नहीं है तो आप उच्च न्यायालय में अपील करोगे, और उच्च न्यायालय के भी फैसले से आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप सर्वोच्च न्यायालय में अपील करोगे। और जो सर्वोच्च न्यायालय के फैसले होते हैं वो सर्वोच्च होते हैं, इसका मतलब वो सभी को मान्य होते हैं। इससे सभी जो निचली अदालतें हैं सभी इसको मानेंगी, और इसी व्यवस्था को एकीकृत न्यायालय व्यवस्था कहा जाता है।
इसी व्यवस्था को बेटा एकीकृत न्यायिक व्यवस्था कहा जाता है। यहाँ पर मैं आपको और अच्छे ढंग से समझाने के लिए आपके पाठ में दिया गया एग्जाम्पल लेती हूँ। इसमें क्या बताया गया है कि जो 20 वर्षीय सुधा गोयल है उसका विवाह 1980 में लक्ष्मण के साथ होता है। ये होता है फरवरी में, और 2 दिसंबर 1980 को सुधा अपने फ्लैट में ही क्या होती है, पड़ोसियों द्वारा जो आग में लगी हुई थी उसको बुझाकर उसको हॉस्पिटल में एडमिट करवाया जाता है। तो वहाँ पर उसकी मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद जो उसके घर वाले हैं, मायके वाले, वो केस कर देते हैं न्यायालय में उसके ससुराल वालों के खिलाफ। उसमें उसका पति, उसकी सास और उसका जेठ शामिल होते हैं। तो निचली अदालत में उनको दोषी करार किया जाता है, और जो भी ये दोषी व्यक्ति होते हैं, लक्ष्मण, उसकी माँ शकुंतला और उसका जेठ सुभाष, इनको निचली अदालत पड़ोसियों की गवाही पर दोषी करार दे देती है। इनको दोषी करार कर देती है। दोषी करार करने के साथ ही साथ इनको वो मौत की सज़ा सुना देती है। पर यहाँ से ये 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपी इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील कर देते हैं। ये अभी मैंने आपको थोड़ी देर पहले भी अपील का जो सारा सिस्टम समझाया है। तो दोनों तरफ के वकीलों के जो तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय में जो फैसला दिया जाता है वो सुधा की मौत एक दुर्घटना मान ली जाती है, क्योंकि यहाँ पे उसकी सास और उसका पति यही गवाही देते हैं कि वो दूध गर्म कर रही थी और वहाँ पर उसकी साड़ी में आग लग जाती है। उच्च न्यायालय से यहाँ पर ये तीनों बरी हो जाते हैं। 1980 के दशक में ही जो महिला संगठन थे वो सक्रिय हो गए थे, और वो क्या करते हैं, इस मुकदमे को वो सर्वोच्च न्यायालय में लेके जाते हैं। इसकी अपील वो सर्वोच्च न्यायालय में करते हैं, उच्च न्यायालय से जो भी फैसला आया है उसके विरुद्ध। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां व उसके भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू करते हैं। वो वकीलों के दोबारा से सभी तर्क सुनते हैं, और ये सारी तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय जो फैसला दिया वह उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया। यहाँ पे जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला आया है वो दोनों निचली अदालतों में तो उनको तीनों को ही फांसी दे दी गई थी, उच्च न्यायालय में उन तीनों को बरी कर दिया गया था, और सर्वोच्च न्यायालय में यहाँ पे सुभाष जो उसका जेठ था उसको बरी कर दिया गया, पर उसकी सास और उसका जो पति था लक्ष्मण उनको सज़ा दी गई है। पर सज़ा यहाँ पे उम्र कैद की दी गई है, ना कि फांसी की। जो सर्वोच्च न्यायालय का फैसला है उससे आगे कहीं पर अपील नहीं की जा सकती है। अगला है विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं। तो इसकी मुख्य 2 शाखाएं हैं, दीवानी कानून और फौजदारी कानून। दीवानी कानून में क्या होता बेटा, इसका संबंध जो होता है वो व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। जैसे कि मान लो किसी व्यक्ति की ज़मीन, चीज़ों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। मतलब यहाँ मुख्य रूप से देखा जाए तो ये पैसे से लेन देन से संबंधित ही मुकदमे होते हैं। तो आप दीवानी मुकदमों को या दीवानी कानून को ऐसे याद रख सकते हो कि अगर पैसे से संबंधित कोई विवाद है तो वो दीवानी कानून के अंतर्गत सुलझाया जाएगा। दूसरा फौजदारी कानून। इसमें क्या होता है बेटा कि ये ऐसी क्रियाओं से संबंधित है
जिन्हें कानून में अपराध माना जाता है। उदाहरण के लिए दहेज के लिए औरतों को तंग करना, मारना, पीटना उन्हें या उनकी हत्या कर देना, या चोरी करने के लिए किसी को मार देना या उसको प्रताड़ित करना, उसको सताना आदि। इसमें सबसे पहले जो एफआईआर प्राथमिक रिपोर्ट है वो दर्ज करवाई जाती है और उसके बाद जो पुलिस होती है वो अपराध की जांच करती है कि क्या हुआ था और अगर हुई भी थी घटना या नहीं हुई थी, और इस दौरान ही न्यायालय में उसका सुनवाई होती है और ये देखा जाता है कि उसने जो भी एफआईआर उसके दर्ज हुई है उसके खिलाफ वो काम उसने किया है या नहीं किया है। यहाँ पे जिस व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चल रहा है उसको भी अपना पक्ष रखने की सुविधा उपलब्ध होती है। अगर वो व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसको सज़ा सुनाई जाती है और जेल में डाल दिया जाता है। देखो ये भी हम एक बार देख लेते हैं, ये आपके ही जो एनसीईआरटी बुक है उसमें दी गई है सारणी। कुछ लड़के स्कूल जाते वक्त लड़कियों को हर रोज़ परेशान करते हैं। तो ये यहाँ पे कौन सा अपराध हो रहा है? फौजदारी कानून का उल्लंघन हो रहा है, दीवानी कानून का। तो यहाँ पे फौजदारी कानून आएगा। दूसरा है, एक किराएदार को मकान खाली करने के लिए मजबूर किया जा रहा है और वह मकान मालिक के खिलाफ अदालत में मुकदमा दायर कर देता है। तो मकान मालिक का उसके साथ जो मुद्दा होगा वो किराए को लेकर होता है, तो ये दीवानी मामला है। अगला है, हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है। हाँ, बिल्कुल जा सकता है। प्रत्येक व्यक्ति न्यायालय में जा सकते हैं। भारत में सुविधा उपलब्ध करवाई गई है प्रत्येक नागरिक को कि वो न्यायालय की शरण में जा सकते हैं। इसका क्या अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जो न्यायालय की सेवाएं हैं वो भारत के प्रत्येक नागरिक के लिए उपलब्ध है। पर वास्तव में बेटा यहाँ पे बहुत सारी अड़चनें ऐसी हैं कि जैसे जो गरीब व्यक्ति हैं वास्तव में वो अदालत में उनके लिए अपना केस लड़ना, मुकदमा लड़ना बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि एक तो जो न्यायालय की प्रक्रिया है वो लंबी चलती है। गरीब व्यक्ति के पास ना तो इतना पैसा होता है और ना ही इतना समय होता है कि वो इस लंबी प्रक्रिया को चला सके। तो या तो वो निचली अदालत तक ही केस मुकदमा लड़ता है अपना, या फिर बाहर ही समझौता कर लेता है, न्यायालय से बाहर ही। इन सभी जो भी गरीब व्यक्तियों के बीच में अड़चनें हैं न्याय पाने के लिए, सर्वोच्च न्यायालय ने ये अड़चनों को दूर करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 1980 में जनहित याचिका की शुरुआत की। इस तरह एक जो सर्वोच्च न्यायालय का जो उद्देश्य था वो क्या था कि इससे ज़्यादा जो व्यक्ति है वो न्याय पा सके। जो न्यायालय है सर्वोच्च न्यायालय, उसने जो भी न्याय की प्रक्रिया है उसको सरल बनाने की कोशिश की। और जनहित याचिका ऐसे व्यक्ति कोई भी व्यक्ति दायर कर सकता है जिनके जनहित याचिका में ऐसे लोग जिनकी अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है वे उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर कर सकते हैं। न्यायालय ने कानून प्रक्रिया को बेहद सरल बनाते हुए क्या किया बेटा कि अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार टेलीग्राम को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। मतलब जो व्यक्ति गरीब है या अनपढ़ है उनको ज़्यादा इस बारे में तो पता नहीं होता, तो अगर आप सिर्फ कोई व्यक्ति कोई भी तार या पत्र भी लिखकर भेज देता है न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम, तो उसको भी एक जनहित याचिका ही माना जाएगा।
जनहित याचिका के अंदर क्या होता है बेटा कि कोई भी व्यक्ति, जरूरी नहीं को उससे ही संबंधित हो, समाज की भलाई से संबंधित कोई भी जो मुद्दा होता है वो न्यायालय में दर्ज करवा सकता है। क्योंकि ऐसा क्यों किया गया? क्योंकि जो बहुत सारे व्यक्ति हैं जिन पे अत्याचार हो रहे हैं, वो या तो पढ़े लिखे ना होने के कारण या गरीब होने के कारण अपने ऊपर हो रहे अत्याचारों के खिलाफ न्यायालय में नहीं जाते हैं। पर न्यायालय ने ऐसी व्यवस्था कर दी, अगर उनके जो अत्याचार हो रहे हैं उनके ऊपर, इसके लिए कोई भी व्यक्ति शिकायत करता है तो वो एक जनहित याचिका के अंतर्गत माना जाएगा। हाँ, ये इसमें एक ध्यान रखा जाता है कि ये समाज के एक बड़े हिस्से को प्रताड़ित कर रहा हो, उन्हीं मुद्दों के खिलाफ जनहित याचिका दर्ज कराई जाती है। हाँ बच्चों, क्या आपको पता है इस बात का कि जो मिड डे मील आपको स्कूल में मिलता है उसकी व्यवस्था भी जनहित याचिका के द्वारा ही करवाई गई। जो मिड डे मील है बेटा वो जनहित याचिका के ही परिणाम स्वरूप आपको मिलना शुरू हुआ है। जो अदालतें हैं बेटा वो मौलिक अधिकारों की जो व्याख्या होती है उसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। उदाहरण के लिए, अदालत ने संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद यह कहा कि जो जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसीलिए जो अदालत है उसने राज्य सरकारों को आदेश दिया कि वह दोपहर में जो भोजन मिलता है उसको ही मिड डे मील कहा जाता है, जो कि आपको विद्यालयों में मिलता है। और जनहित याचिका के तहत जो इनके परिणाम स्वरूप जो आदेश आते हैं वो ज़्यादातर तो ज़्यादा आबादी के लिए लाभदायक होते हैं। कभी कभी ये कुछ लोगों के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। उम्मीद करती हूँ बेटा कि ये पाठ आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और अगर आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप कमेंट्स में लिख दिया करो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ इसको शेयर कर दिया करो ताकि उनको भी ये वीडियो मिल सके। धन्यवाद।